कि तुम बिना परमिशन के मेरे यार्ड में कैसे आए, और उनके सामने उनकी गाड़ी ट्रेन में लोड होकर के और मिडिल ईस्ट के लिए चली गई। और जब पियर पॉलिवेर ने उसको कॉल की पुलिस को कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है, तो पुलिस वाले ने कहा कि ब्रैम्पटन के अंदर फिलहाल बहुत ज्यादा मेस फैला हुआ है और हम बिजी हैं, हमारा ऑफिसर 45 मिनट बाद आएगा। तो ये हाल कनाडा के लीडर ऑफ अपोजिशन का है। तो आप सोच लीजिए कि आम पब्लिक का क्या हाल होता होगा। टोरंटो जीटीए के अंदर, ब्रैम्पटन मिसिसागा के अंदर आम लोगों का क्या हाल होता होगा। ये स्थिति है साहब इस देश की फिलहाल। चलिए, ये तो आपने पहले तो आपने बता दिया हाउसिंग क्राइसिस और ओवर क्राउडेड हो गया सब कुछ जी, मकान किराए पे नहीं मिलते, बेसमेंट, मैंने सुना है बेसमेंट बहुत ही नारकीय जीवन होता है, हवा नहीं आती, धूप नहीं आती, और बहुत मतलब बेसमेंट में रहना मान ले नरक में रहने जैसा है। जी बिल्कुल, उस डिप्रेशन में नरक चले में जाते हैं अगर लोग। नहीं, उस नरक में 20-22 स्टूडेंट्स घुसा दिए जाएंगे अगर, तब तो वो तो बिल्कुल झुग्गी हो गई सर। मुंबई की या दिल्ली की जो झुग्गी झोपड़ी होती है वैसी, वैसा जीवन हो गया। 20-22 ऊपर वाले मंजिल पे और 8-10 नीचे बेसमेंट में, तो टोटल 32-32 बच्चे एक घर में। तो इतने तो जो है धारावी में, जो मुंबई में जो धारावी है, स्लम है, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड जो है बड़ा हाईलाइट करता है, मुंबई की पहचान के रूप में दिखाता है कि देखिए हिंदुस्तान की पहचान देखिए धारावी। तो वो घर तो जो है, इतने लोग तो धारावी में भी नहीं रहते होंगे। हालांकि मैं गया नहीं हूँ, आपको ज्यादा आइडिया होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि एक घर के अंदर इतने लोग धारावी में भी रहते होंगे। आई एम श्योर नहीं रहते होंगे, रह ही नहीं सकते आप सर, पॉसिबल ही नहीं है रहना। तो ये जो जीवन है, ये बहुत बहुत कष्ट में है साहब, मैं आपको बता नहीं सकता। बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा मतलब बिगड़ी हुई है। अभी कल परसों हमारी कंपनी में एक व्यक्ति आया, उसने आया और वो कार पे था और 8-10 गाड़ियों को टक्कर मार दी, और फिर वहां से जो है टक्कर मार के अपनी गाड़ी भी वहां खड़ी करके पैदल होके चला गया। बाद में पुलिस में पकड़ में आया तो पता लगा कि मेंटली अनस्टेबल है वो आदमी, अपना इंडियन ही था। तो ये सारी चीजों से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है जी। अच्छा, ये तो हो गई हाउसिंग क्राइसिस। जी, मैंने सुना खाना खाने को तरस गए, बच्चे भूखे मर रहे हैं, लिटरली मतलब स्टार्विंग। खाना नहीं मिल रहा, खाना इतना महंगा हो गया है, महंगाई इतनी, ग्रोसरी बहुत महंगी हो गई है। सब कनाडा, भारत दूसरे देशों से तेल लेता है, उसके बावजूद भी भारत में 100 रुपया पेट्रोल है। कनाडा के अंदर वेनेजुला और सऊदी अरब के बाद सबसे बड़ा तेल भंडार जो है वो कनाडा में है। और यहाँ कनाडा का पेट्रोल का प्राइस और भारत का पेट्रोल का प्राइस बिल्कुल बराबर है, इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हैं। ये तेल जो है 20 सेंट 30 सेंट में मिलता था, जो आज $1.5 में मिलता है हमें। 3 गुना 4 गुना महंगाई हो गई है। एक एक खीरा जो है वो 500 रुपए का हो गया इंडिया के हिसाब से, अगर करूं तो एक खीरा जो है वो 200 300 400 रुपए तक हो गया है। और बच्चे खाना करें क्या साहब, काम है नहीं। मतलब जो इमिग्रेंट 3 लाख लोगों की जरूरत थी, वहां पे 6 लाख आ गया। आपको बताएं, ये बच्चों की बात, यूक्रेन से जितने यूक्रेनियन यूक्रेन में नहीं रहते ना, उससे ज्यादा यूक्रेनियन कनाडा के अंदर रहते हैं। और बकायदा उनको होटल्स दिए हुए हैं, बकायदा उनको मोटल्स दिए हुए रहने के लिए, और एक फैमिली को मंथली $6,000 मिलते हैं। $6,000। तो ये ओवर, सिर्फ ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं, इस कंट्री ने अपनी कैपेसिटी के बाहर जा करके और दुनिया के विभिन्न देशों से रेफ्यूजी हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, वो इस कंट्री में ले आए, और उसकी वजह से सारे तरफ से क्राइसिस हैं। बच्चे खाना कहाँ बनाएं, एक घर में 22 लोग रहते हैं, वो कैसे खाना बनाएंगे। एक ही गैस अलाउड है, एक घर में एक ही गैस अलाउड है, एक ऊपर और एक नीचे बेसमेंट में। अब आप बताओ, बच्चे हैं वो रात को 10 बजे 11 बजे फैक्ट्री से आते हैं काम करके, वो कैसे खाना बनाएंगे रात को 11 बजे। 20-22 लोग एक ही घर में रहते हैं, कहां से खाएंगे। बाहर वो खा नहीं सकते,
क्योंकि बाहर महंगाई ज्यादा है। जिस मैकडॉनल्ड्स में पहले $5 में एक अच्छी मील आ जाती थी, आज एक टाइम की मील के लिए उसमें $13-14 की जरूरत पड़ती है आपको। तो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जिसके पास काम नहीं है, जिसके पास धंधा नहीं है, वो दिन के 3 मील 15-15-15 $45 $50 कहाँ कहाँ से खर्च करेगा खाने पे? $50 को जरा 6 से गुना करिए, ₹3000 बनता है इंडिया का। डेली 3000 रुपया, ₹4000 वो कहाँ से खर्च करेगा खाने पे, जब उसके पास काम नहीं है? और काम के नाम पर आपको मैं बताऊं क्या है, काम के नाम पर जो रेस्टोरेंट्स है ना, उनके सामने इंटरनेशनल स्टूडेंट साइकिल लेके खड़े रहते हैं, और एक दो नहीं, 15-15 20-20 साइकिलें लेके खड़े रहते हैं कि एक कोई ऑर्डर आए तो मैं जाके साइकिल पे जाके डिलीवरी करके आऊं तो मेरे को $5-7 जो है मिल जाए। काम के नाम पर ये है। क्योंकि जो थोड़ा बहुत यहाँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, 6 महीने बर्फ पड़ती है, जो मंगाते हैं वो चाइना से मंगाते हैं। और ट्रेडिंग के अंदर कितनी जॉब क्रिएट होती है सर, ये आप भी जानते हो, और हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि ट्रेडिंग के अंदर कितनी जॉब क्रिएट होती है। उसके ऊपर भी यूक्रेनियन आ गए हैं। जस्टिन ट्रूडो का एक कानून पता है आपको? हैरानी होगी आपको जान करके कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर किसी यूक्रेनियन रेफ्यूजी को नौकरी पे रखता है तो उसकी 75% सैलरी सरकार देगी, और एम्प्लॉयर को सिर्फ 25% सैलरी देनी है उसको। यानी एक यूक्रेनियन एक रेस्टोरेंट में काम करता है, दिन का $100 कमाता है, तो $75 सरकार देगी, रेस्टोरेंट ओनर को सिर्फ $25 ही देना है। तो साहब अब बताइए कौन सा एम्प्लॉयर है जो यूक्रेनियंस को या रेफ्यूजीज को छोड़ के स्टूडेंटों को काम देगा? स्टूडेंट तो काम करेगा 10 घंटे, तो उसको तो पूरी तनख्वाह एम्प्लॉयर को ही देनी है। तो इस वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो मुश्किल में फंसे हुए हैं। ये कारण है उनके परेशानी का, इस वजह से जो है उनको खाने के लाले पड़ गए हैं। जी। अच्छा साहब, अब हो गया रहने के लिए जगह नहीं है, जी। खाना नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, खाना खरीदने के लिए काम नहीं है। जी। अब उस पे मजबूरी यह है कि वो जो पढ़ाई पढ़ने गए हैं, पढ़ाई तो नाम मात्र की है, पढ़ाई पंजाबी भी कितना पढ़ते हैं तो हमको वर्क पता है परमिट कि लेने का जरिया है। हाँ, वो तो वहां पे घुसने का, इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के कनाडा में घुस जाओ और किसी तरह वो पढ़ाई, चूंकि अब पढ़ने के नाम पे गए हो तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, तो इसलिए वो पढ़ना पड़ेगा, तो वो पढ़ाई भी करनी पड़ती है, वो चाहे नकली पढ़ाई है पर फिर भी नकली वहां नहीं है, करनी जो पड़ती है। रेपुटेड कॉलेजेस है ना, वो कान पकड़ के घर से ले आते हैं कि आ क्लास में, वरना अभी तेरा जो है इमिग्रेशन को और उसको हम इन्फॉर्म कर देंगे कि ये बच्चा इस क्लास अटेंड नहीं कर रहा, और आज ही तेरे को जो है तेरा स्टेटस कनाडा में खत्म करके डिपोर्ट करा देंगे। ये जो अच्छी कॉलेजेस है ना, जिन पे ये एजेंट इनको कहते हैं कि नहीं नहीं कॉलेज जाने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, 3 दिन ही जाना पड़ेगा, 2.5 दिन ही जाना पड़ेगा, जैसे जो शेरिडन है, हम्बर है, सेंट लॉरेंस किंगस्टन है, या जो टोरंटो यूनिवर्सिटी है, कैलगरी यूनिवर्सिटी है, ये कान पकड़ के घर से ले आते हैं, और अगर नहीं जाओगे ना तो इमिग्रेशन को फोन करके बोल देते हैं कि ये बच्चा हमारी कॉलेज में नहीं आ रहा, और इमिग्रेशन की आपके नाम पे लेटर आ जाता है कि साहब आप कॉलेज नहीं जा रहे, आप हमें बताओ क्यों नहीं जा रहे, तो हम आपका स्टडी परमिट कैंसिल कर देते हैं। तो जाना अच्छा, पड़ेगा। हाँ। तो अब वो पढ़ाई भी करनी है, कॉलेज जाना मजबूरी है, पैसे हैं नहीं, अगले सेमेस्टर की फीस, क्योंकि यहाँ माँ बाप ने तो सिर्फ एक सेमेस्टर की फीस दे के भेजा है। जी। अच्छा, वो जो वो अर्नेस्ट मनी जमा कराते थे अब उन्होंने दुगनी कर दी है, मैंने सुना। पहले $10,000 होती थी, अब $20,635 हो गई है। हाँ, $20,635 हो गई। वो तो जी। पहले ही डबल कर दी है, तो वो जी। यहाँ पे जो खर्चा पहले 20 लाख था, अब शायद वो 25-26 लाख हो गया। जी। हो गया है। अच्छा, काम मिल नहीं रहा तो वो अगले, जब रोटी खाने के पैसे नहीं तो अगले सेमेस्टर की फीस कहां से देगा? जी। उसके बाद यहाँ तो बाप बाप तो ये सोचते हैं कि बस कनेडा गया है साडा मुंडा, तो वहां पे डॉलर लगते हैं पेड़ों पर, उधर सिर्फ डॉलर से, पेड़ से डॉलर तोड़कर इधर भेज देगा, जी। और इधर हम कोठी बना लेंगे तो कोठी के ऊपर एनआरआई लिख लेंगे। हाँ जी, बतक वाली टैंकी पावांगे, बतक बनी हुई ऊपर टैंकी पावांगे आहो, ऊपर।
अपने नेम प्लेट च NRI लिख लेंगे, साडा मुंडा कनेडा विच रहता है, जी उथे मुंडा भुखा मर रहा है, जी और बच्चियां जो हैं वो, प्रोस्टिट्यूशन में जा रही हैं। हाँ, तो ये जी मैं क्या है मतलब? अच्छा, पेरेंट्स को मालूम है कि इनके बच्चे वहां इतनी बुरी दशा में रह रहे हैं? नहीं, पेरेंट्स को नहीं मालूम है, पेरेंट्स को नहीं बता रहे हैं ये लोग, पेरेंट्स को बताते भी नहीं है ये लोग। आप एक महिला हैं, आई थिंक उनका नाम है सुंदर सिंह है वो। सुंदर सिंह, उनके उनके आर्टिकल पे मैंने यहाँ प्रोग्राम, मैंने एक वीडियो बनाई कि सुंदर सिंह जी ने बाकायदा वेरी वेल रिसर्च उन्होंने एक वो किया, और जब उन बच्चियों की दुर्दशा और बच्चियों को वहां से उन्होंने निकालने की कोशिश की, क्या पूरा मैंने यहाँ पे किया सब, ठीक। मुझे उस वीडियो पे पंजाबियों ने इतनी गाली दी, इतनी गाली दी। जी जबकि मैंने कहा भाई हम तो सच्चाई बता रहे हैं, हम तो ये बता रहे हैं कि अपनी बच्चियों को मत भेजो, भेजो तो कायदे से भेजो, पता तो लगाओ बिटिया वहां किसी ऐसे गिरोह के, ग्रूमिंग गैंग है मैंने सुना वहां पे, उनमें फंस जाती हैं। क्या होता है कि जो देखिए गाली निकालें वो इनका इंटेलेक्चुअल लेवल है कि ये किसी को भी गालियां निकाल दे जो सही बोलता है। गूगल कर लीजिए आप, गूगल तो झूठ नहीं बोलता, गूगल न तो रामदास जी के कंट्रोल में है न मेरे कंट्रोल में है। गूगल कर लीजिए आप, आपको गूगल पे सारी डिटेल मिल जाएगी। बकायदा ग्रूमिंग गैंग्स होती हैं, और वो ग्रूमिंग गैंग जो है वो इनकी ही कम्युनिटी से होती हैं, जिस कम्युनिटी की ये बात करते हैं। और ये ग्रूमिंग गैंग जो है ये अच्छी अच्छी चैलेंजर, मर्सिडीज और BMW गाड़ियों में आते हैं। वो चाहे जो भी पब्लिक प्लेसेस इनकी होती हैं वहां पे बच्चियों से दोस्ती के नाम पर या किसी और नाम पे इनसे दोस्ती करते हैं। लड़कियां बेचारी पहले ही फ्रस्ट्रेट होती हैं क्योंकि वो यहाँ का जो है इतना ज्यादा प्रेशर के अंदर होती हैं, घर पे बता नहीं पाती कुछ, तो फ्रस्ट्रेट होती हैं। उनको एक अपना कंधा देते हैं कि हाँ मेरे अच्छा, कंधे पे रख के सो, तो मतलब रो। प्रमोद जी, हाँ जी। वीडियो में डोंट यूज द वर्ड पी, क्योंकि वो यूट्यूब पे ना वो AI हाँ पकड़ लेता स्ट्राइक है आ उसको, तो जाती है, सॉरी सॉरी है ना, सॉरी तो सॉरी मैं सॉरी। वोकेबलरी यूज नहीं करता हूँ, इशारों में ही पब्लिक समझ जाती है। हाँ जी। तो उनको वो एक यहाँ पे एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है, फिर उनको अपने हाँ, साथ उसमें फिर आगे करके और वो फंसा के आगे भेज देते हैं। आपको पता है एक लड़की से दो से लेके 3 लाख डॉलर कमाए जाते हैं साल के, फ्रॉम दिस बिजनेस। एंड दिस इज ऑफिशियल, दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, ये ओंटारियो पुलिस का। और जो CBC और जो सुंदर सिंह ने जो स्टोरीज ब्रेक करी हैं उसके अंदर ये फिगर निकल के आया है। अब आप साफ सोचिए साहब, 3 लाख डॉलर यानी 1 करोड़ 80 लाख, तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ रुपए एक लड़की से कमाए जा रहे हैं। इट्स स्केयरिंग, डर लगता है सोच के कि क्या हालत होती होगी उन बच्चों की। और ये पुलिस का डाटा है साहब, ऑफिशियल डाटा है ये। तो आप सोचिए कि एक्चुअल स्थिति कहां कितनी भयावह होगी। और ये लोगों को ये लोग घर पे बताते नहीं है क्योंकि अब बच्चा जो है, देखिए हमारे समाज में ये है कि बच्चा भी अपने माँ बाप से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी, मैं उनसे दूर हूं और मेरे माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे। अगर मैं वापस चला गया तो मैंने इतना कर्जा उठा लिया है कि वैसे मर जाएंगे। आपको एक मैं बात बताता हूँ, पंजाब के अंदर कल ही 2 डेड बॉडीज आई हैं। एक लड़का पारस है भटिंडा का और एक और है, सोशल मीडिया पे बड़ा हो रहा है। अब सोच आप बात कर रहे होंगे कि आप भी सुनते होंगे कनाडा के अंदर डेड बॉडीज बहुत आ रही हैं, जवान लड़कों की, कनाडा से। इन डेड बॉडीज का कारण क्या है? ज्यादातर ये लोग बताते हैं कि हार्ट अटैक आ गया है, हार्ट अटैक आ जाता है। कोविड की जो वैक्सीन लगी थी उसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाते हैं। हार्ट अटैक नहीं है, एक्चुअल में कोई बताता नहीं है इसका जो असली कारण है। हमारे खुद की जान पहचान में एक बच्चे की डेथ हुई है और हमने भी कारण वही बताया था, हार्ट अटैक। लेकिन उसकी एक्चुअल में जो डेथ हुई है उसका कारण है नशे की ओवरडोज। नशे की ओवरडोज से बच्चे मर रहे हैं। और उसको कनाडा जो पंजाब में जो डेड बॉडीज जा रही हैं उसका मेन कारण ये है, क्योंकि डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उसमें अगर कोई नशा ऑफर कर देता है, उसमें ऐसे बंदे को जो बहुत वनरेबल हो चुका होता है उसको नशे में धकेलना बड़ा आसान होता है। तो ये पिछले
पिछले साल में 2022 में 1973 या 2200 के आसपास बच्चे ओवरडोज से मरे हैं, जवान बच्चे, 20 साल, 22 साल, 23 साल, और उनकी डेड बॉडीज पंजाब के बठिंडा, पटियाला, जलंधर, अमृतसर के जिलों में आती हैं। आप लोग भी देखते हैं, वहां की मीडिया भी कवर करती है। नशे की ओवरडोज से मर रहे हैं वो बच्चे, क्योंकि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। और यहाँ पर जो नशे की जो गैंग्स है, आज की डेट में पैसा कौन से धंधे में है सर? इजी पैसा कौन से बिजनेस में है? नारकोटिक्स। और किसी बिजनेस में इतना पैसा नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश चल ही इसी व्यापार पे रहे हैं, और उनकी इकोनॉमी में है क्या? वो गैंग्स जो है वो यहाँ पर भी हैं। पंजाब से ज्यादा नशा है साहब। आप किसी को कोकेन चाहिए, आधे घंटे में मिल जाती है। पंजाब में तो फिर भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोकेन नहीं मिल रही, अगर कोई सस्ता नशा करना है तो जाके दुकान से खरीद लीजिए। अब तो लीगल है पूरे कनाडा के अंदर, किसी भी दुकान पे आपको चाहिए आप जाके खरीद लीजिए। $8, $10, $20 खर्च करिए और आप खरीद लीजिए। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर तो अभी एक स्कूल्स के अंदर बकायदा किट आती है, और वो बच्चों को बताते हैं कि इंजेक्शन जो है इस फलानी नस में डालना है, और इंजेक्शन इतना ही डालना है, और एक बार में इतनी ही डोज ले सकते हो, इतना ml भरना है, और इतना ml इस तरीके से धीरे धीरे अपनी नसों में डाल सकते हो। बकायदा स्कूल्स के अंदर इसकी क्लास होती है। जैसे आपके स्कूल में इंग्लिश की, मैथ्स की क्लास होती है, वैसे ही यहाँ पे क्लासेस होती हैं, हाउ टू टेक ड्रग्स सेफली। उसके अंदर बकायदा एक ड्रग स्पेशलिस्ट आता है। ये जो कनाडा के अंदर, आप पंजाब के अंदर आजकल यूट्यूब वीडियोस देखते हैं ना, कि असी तो वापस आ गए अपने देश, असी तो बैक होम हो गए, रिवर्स इमिग्रेशन हो गया। ये रिवर्स इमिग्रेशन जो फैमिलीज के साथ जा रहे हैं ना लोग वापस, इसके दो कारण हैं। पहले तो ये नशे वाला कारण है, और दूसरा जो सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं ना स्कूलों में, 5 साल की बच्ची को जो है वो हाउ टू इंजॉय सेक्स, 8 साल की बच्ची को क्या करते हैं, वो सारी चीजें स्कूलों में सिखा रहे हैं। और उसकी वजह से ये जो पंजाबी है ये रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं। कोई देश प्रेम नहीं है, या कोई मातृभूमि प्रेम नहीं है, यहाँ पे रहना दुश्वार कर दिया है सरकार ने, इस वजह से जा रहे हैं। आप भी जानते होंगे, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने और इन्होंने डाली हुई है वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीजें। ये आप लोगों के यहाँ तो इम्प्लीमेंट होना थोड़ा मुश्किल है। चंद्रचूड़ ने बीच में कोशिश करी थी थोड़ी सी, लेकिन चंद्रचूड़ को बिठा दिया गया था शांति से, जब इस नरेंद्र मोदी जी ने अपने वकीलों की फौज, लेकिन यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है वो पॉलिसी स्कूल्स में। मैं इस विषय पर रेगुलर वीडियोस करता हूं, रेगुलर। मैं तो अभी ये जो आप बता रहे हैं ना, जो इन्होंने अपनी एजुकेशन सिस्टम में ये सारी बातें बच्चों को सिखाना, फिर जेंडर इक्वलिटी के नाम पे, जेंडर सेंसिटिविटी के नाम पे बच्चों को बताया जाता है कि अगर तुम्हारा सेक्स चेंज ऑपरेशन का मन है, तुम्हारे मम्मी पापा तुमको सपोर्ट नहीं करते तो हम सपोर्ट करेंगे। और ये सब जो बच्चों को वोक, पूरे समाज को वोक बनाने का जो षड्यंत्र कनाडा में चल रहा है, उसका हालांकि विरोध वहां के पेरेंट्स कर रहे हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बख्श दो। अच्छा, ये सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं है, ये यूके में भी ये बहुत बड़ी समस्या है। यूके के पेरेंट्स ने वहां पे हर कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी अलग कर रही है, जैन कम्युनिटी अलग कर रही है, हिंदू कम्युनिटी अलग कर रही है, मुस्लिम अलग कर रहे हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को इस गंद मत परोसो। लीव अवर अदरवाइज चाइल्ड अलोन, लीव अवर हाँ, चाइल्ड लीव अलोन मुहिम चल रही है पूरे वेस्ट में जी। मुहिम चल रही है पूरे वेस्ट में। सर मुझे एक बात बताओ जी प्रमोद भाई, यहाँ पे किसी भी पंजाबी से बात कर लो ना, जी कि मैं आपको बताऊं, हमारे स्कूल में ना हमने एक प्रोग्राम कराया, तो एक यहाँ पे एक स्थानीय आर्मी के कर्नल साहब आए। जी ही वाज लेफ्टिनेंट कर्नल, वेरी यंग, वेरी डायनामिक पर्सन। जी उन्होंने ना पूरी आर्मी कैसे काम करती है, कैसे हमारा रिक्रूटमेंट होता है, एक आर्मी मैन क्या होता है, एक सोल्जर क्या होता है, एक आर्मी ऑफिसर क्या होता है, क्या जज्बा होता है, क्या राष्ट्रभक्ति होती है, राष्ट्र प्रेम होता है, क्या जवानी है, वो उस पे पूरे और पूरा ना पूरा सिस्टम पे 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर दिया। जी
तो उसको, उसमें हमने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 5 क्लास के बच्चे बिठाए थे, करीब 200 250 बच्चा जो है उनका वो लेक्चर सुन रहा था। 1.5 घंटे का बड़ा शानदार सर, बड़ा जोशीला उनका प्रोग्राम हुआ, लेक्चर हुआ। उन्होंने बहुत, 1.5 घंटे में कितनी बातें होती हैं, बहुत ज्यादा। तो उस 1.5 घंटे के बाद, अच्छा पूरा हमारा स्कूल, सारे टीचर्स, मैनेजमेंट, एवरीबॉडी वाज सिटिंग देयर इन द हॉल। बड़ा स्पेशल प्रोग्राम था वो। जी। तो उसके बाद उन्होंने ना पूछा, ओके अब आप लोगों में से कौन कौन आर्मी में जाना चाहेगा। जी। सर 250 बच्चों में एक लड़के ने हाथ खड़ा किया था, एक ओ माय। एक। बाकी 200 250 बच्चे थे, उनसे पूछा गया हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ इरादा है। बोले ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। जी। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਣਾ। जी। सर ये पंजाब के कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों की मेंटालिटी है। अभी मैं जो पूछ रहा था ना कि बच्चे वहां पे इतनी बुरी दशा में रहते हैं तो क्या अपने पेरेंट्स को बताते हैं या वापस, तो सब बात ये ना कि जब हम ये कहते हैं ना कि यहाँ का सिर्फ पेरेंट दोषी नहीं है समाज में, जी। बच्चे भी इतने ज्यादा अपने पेरेंट्स को प्रेशर डाल रहे हैं। उनको लगता है कि इंडिया में फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर नहीं है, इंडिया में कुछ, इंडिया में बहुत मुश्किल है, कनाडा में तो बहुत आसान है, बस जाओ। और वही बात है, डॉलर पेड़ों पे लगे होते हैं, सिर्फ बोरी लेके जानी है और पेड़ों से वो पत्तों की जगह डॉलर लगे होते हैं, वो तोड़ने हैं और फिर घर नू घल देने हैं और उत्थे फरारी गड्डी लै लेनी है और उत्थे बहुत वधिया मकान बना लेना है। उत्थे तो बहुत आसान है। उसके बाद एक और यहाँ का बड़ा फेवरेट डायलॉग है, ओ मुल्क ता स्वर्ग ने ये ता नरक गया। तो ये मैं ये डायलॉग पिछले 30 साल से सुन रहा हूँ। सुन रहा, मैं भी सुन रहा हूँ। ओ मुल्क ता स्वर्ग है ये ता नरक है। इंडिया को ये लोग नरक बताते हैं। जी। पर जब मैं वहां की कहानियां सुनता हूं ना, और वहां की सोसाइटी का टोटल, जब वो पूरा सिनेरियो आपके जैसे लोग बताते हैं, तो सर मुझे इतना ज्यादा डर लगता है अपने बच्चों के लिए कि हे भगवान, जहां, अच्छा यहां पे तो लोग बहाने क्या बनाते हैं, यहां जॉब नहीं है। जी। अरे भैया वहां पे कौन सा जाके तुम कलेक्टर बन जाते हो। या तो ड्राइव और लगाते हैं या फैक्ट्रियों में पैकिंग करते हैं या फिर कोई क्लीनिंग का काम कर लेते हैं या किसी स्टोर में बर्गर बनाने में लग जाते हैं। साथ में बर्गर भी बनाना पड़ता है, बाद में उसका वॉशरूम भी साफ करना पड़ता है, फिर उसका झाड़ू पोछा भी करना पड़ता है। ये काम करते हैं। तो उसके बाद एक इनका है कि वहां पे 3 लाख रुपए मिलते हैं। तो मैंने कहा खीरा भी तो फिर 300 का है। हम्म। परचेज पैरिटी, अच्छा यहां के आप किसी व्यक्ति को, किसी पेरेंट को, किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को, पढ़े लिखे बच्चे को परचेज पैरिटी का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ाने लग जाए तो उनकी समझ में नहीं आता। नहीं आएगा, आता ही कि नहीं है अरे इनको। भाई अगर तुम वहां जाके 3 लाख कमाते हो तो खर्चे भी तो 3 लाख वाले ही हैं। अच्छा फिर ये कहते हैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है, यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। मैंने कहा जितना करप्शन तुमने वहां किया उतना बल्कि यहां नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जितना खराब तुम लोगों ने वहां किया है, उतना वहां यहाँ पे नहीं है। मैंने कहा इतना लॉ एंड ऑर्डर इंडिया में खराब नहीं है। कहते वहां तो मेरे एक रिश्तेदार के बच्ची की बांह टूट गई थी, 3 दिन बाद नंबर आया था इमरजेंसी में। मेरी खुद की बेटी को पेट में इन्फेक्शन हो गया था, 3 साल की बेटी है। उसमें मेरी, उसको पेट में इन्फेक्शन हो गया, कुछ कुछ गलत चीज उठा के खा गई फ्लोर से, पेट में इन्फेक्शन हो गया, बहुत पेट दर्द करे, बिल्कुल बेहोशी की हालत हो गई थी। इमरजेंसी में लेके गए, 9 घंटे बाद मेरे को उसको डॉक्टर ने एड्रेस किया, 3 साल की बेटी को 9 घंटे बाद इमरजेंसी में। और वो भी तब जब मेरी वाइफ वहां पे रोने लग गई जोर जोर से, और मेरी बेटी जो है वो धीरे धीरे उसकी बेहोशी की हालत होने लग गई, और हमने वहां पे बहुत ज्यादा हल्ला काटा, तब जाके उसने उसको एड्रेस किया। 3 साल के बच्चे का ये हाल है।
क्यों? अब जो फ्री की सेवा है तो उसकी सुविधा भी तो फ्री जैसी मिलेगी आपको। कोई चीज फ्री है दुनिया में? ये फ्री की सेवा कहाँ है? कितना परसेंट टैक्स देते हैं आप? 54%। 54%। अगर मैं $100 कमाता हूं तो उसमें 54% मैं सरकार को देता हूं। कैसे देता हूं? 30% तो डायरेक्ट टैक्स है, 5% जीएसटी है,